चलते हैं। भरत तिवारी एनकाउंटर के 8वें दिन भोजपुर के एसपी राज पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने परिवार के सदस्यों से बातचीत की है। एक एक सदस्य की बात को गंभीरतापूर्वक सुना और सभी बिंदुओं पर भरोसा दिलाया है, जांच की बात कही है। एसपी ने परिवार के सदस्यों को भरोसा दिलाते हुए ये कहा कि वो अपनी बात कहने वहां नहीं आए हैं बल्कि उनकी बात को सुनने आए हैं। एसपी के सामने पीड़ित परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की है। भरत की हत्या के आरोपी पुलिसकर्मी को कठोर सजा मिलनी चाहिए, जिस पर एसपी ने भरोसा भी दिया है। साथ ही पीड़ित परिवार को सुरक्षा का भी भरोसा दिलाया। हालांकि भरत तिवारी के परिवार से मुलाकात के बाद निकले एसपी ने मीडिया से किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, गाड़ी में बैठकर सीधे निकल आए। बताने से क्या फायदा है? बात तो बहुत कुछ है, न्यूज में चल रहा है। तो बहुत कुछ है। ठीक है, 2 मिनट नहीं सर, हम लोग को प्रार्थना है, अगर कुछ है तो बता हम लोग नहीं मांगे आपसे, प्रार्थना है, हम अपनी बात को बताने नहीं आए। आपको बहुत ऐसा सोचना सर, हम आपसे मांग करते हैं जांच करके यहाँ पर कीजिए। बिल्कुल, आप यहाँ पे आए, बहुत लोग ऐसा ठीक है, हुआ है, आपको आप धोखा नहीं होना चाहिए। हम लोग सच में सर कुछ नहीं बोलते, उस टाइम कुछ नहीं बोलते। अब ठीक है, जो हुआ अब हम लोग का यही मांग है, जो भी कीजिए आप लोग सब जांच करके। हम विश्वास दिला रहे हैं, जो आप लोग का बयान जो है, जो भी है, सब बिंदु पे एक बिंदु पे यहाँ पे की गाड़ी ले गया, गाड़ी ले गया, थाना पे ले गया, इलाज पहले नहीं किया, पहले थाना पे ले गया, उस बिंदु पे भी जी गाड़ी हमने एजावत या बिना नंबर के जी, इसमें नंबर प्लेट नहीं है, उस पे नंबर प्लेट नहीं है। कभी भी रात में आ रहा है, रुक रहा है, मतलब शाम में भी आता है, दिन भर में नहीं आता। ये नहीं समझ में आ रहा है कि थाने का कौन सा है। ब्लैक कलर का है, ब्लैक कलर। उदार लोग हमारा विश्वास ना पैसे सवाल है। इनको सुबह में बुला पुलिस करके वाला वहाँ पर फैमिली बंधक को, बनाया जाता है। पुलिस परिवार को पैसे कौन सी लालच रहेगा? जिस पैसे का लालच रहता तो पुलिस की नौकरी करती है। और सुनिए सर, इनके साथ घात हुआ। आपको बिना में हमको बंदी क्यों बनाया गया? हमको थाना को रखा गया ना, तो हम जब उनको देखे तब तुरंत बोले कि इनको हटाइए। नहीं, तो हमको तो शुरू में गए हैं सर, हम कोई दिक्कत नहीं है। बताने से क्या फायदा है? बात तो बहुत कुछ है, न्यूज में चल रहा है। न्यूज में तो बहुत कुछ है। ठीक है, 2 मिनट नहीं सर, हम लोग को प्रार्थना है। क्या बात? एसपी साहब आए थे तो कहने कि सीबीआई जांच हुई, हमने में से जांच बूझ करके जेकर गलती हुई ओकरा के सजा दिया। एसपी साहब जो बात रोज कहनी है, रोज संतुष्ट वाली बात। हाँ पानी क्या कुछ एक हफ्ता बाद एसपी रुआ घर अइले हैं। हाँ, बीच में नहीं ना बीच में नहीं गए। क्या लगता है इसे कितने आप संतुष्ट? अब देखिए, अब इंसाफ मिलने के बाद ही ना बुझाएगी। अच्छा, सुरक्षा देने की बात कही, लेकिन आप लोग बोले उनसे भी हमको डर है। हाँ, तो डर बढ़ नहीं बा। क्या बोले सुरक्षा को लेकर? क्या हाँ, बोले? कल की ना जांच बूझ के हम ऐसे करेंगे। हुई कि वो बोले थे बॉडीगार्ड यहाँ पे देने के लिए, तो हम मेरा मांग यही था उनसे कि जो भी यहाँ पे करे चाहे रखें, कि सब उन्हीं के निगरानी में जांच करके यहाँ पे रखा जाएगा। वो बोले कि हाँ जो भी होगा मेरे ऊपर आएगा, कुछ भी होगा तो। हाँ कुछ भी होगा। हाँ राज, आप लोग को डर लग रहा है? हाँ हमको तो डर लग रहा है, इसीलिए हम उनको उनसे मांग किए हैं। तो बोले कि अपना निगरानी में जांच करके यहाँ भेजेंगे, कुछ भी होता है। हाँ, जो भी थाना से आएंगे, जो भी उनके आएंगे तो उस जांच करके यहाँ भेजेंगे। अगर कुछ भी होता है तो वो बोले कि हम अपने ऊपर लेंगे। पहली बार भोजपुर एसपी राज पहुंचे हुए थे आपके घर पे, क्या बात हुई? आपसे क्या बात कर रहे थे? हमसे तो ये बात कर रहे थे कि मतलब इस जो भी बिंदु यहाँ उठता है कि मतलब पिस्टल फेंकने के बाद वो उनको क्यों मारा गया, गोली क्यों चलाई गई, बस वो यही बोले और चुप हो गए। और कुछ मतलब जांच होगी, जांच होगी। अभी कोई संतुष्ट नहीं है, इससे कोई संतुष्ट नहीं है। सब क्या है क्या नहीं है ये हमको पता नहीं है। हमको न्याय चाहिए किसी भी हाल। आप लोग बोले कि हमें न्याय चाहिए। हाँ, चाहिए। हमें न्याय चाहिए। और बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां चेन छिनताई की घटना में एक व्यक्ति गोली लगने से घायल हो गया। सूचना मिलते ही धनरुआ थाना पुलिस मौके पर पहुंची, घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया। घटना मसौड़ी के धनरुआ थाना क्षेत्र के दरधा पुल के पास की है। फिलहाल पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि अपराधियों की शिनाख्त की जाए, पहचान की जा सके। छिनताई के दौरान शख्स को गोली लग गई है। ये बड़ी खबर राजधानी पटना से आपको बता रहे हैं। गोली लगने से व्यक्ति घायल हो गया। सुबह में सूचना मिली कि एक व्यक्ति को दरधा पुल के पास चेन छिनताई के क्रम में पैर में गोली मार दिया गया है। इस सूचना पर थाना द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए जो घायल व्यक्ति थे गोप कुमार
उनको लाकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धनरुआ में इलाज कराया गया और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। इसमें पता चला गोप कुमार जो जख्मी व्यक्ति थे, गोप कुमार बताया कि ये पोठिया थाना खिंजर जिला अरवल के रहने वाले हैं। और बाढ़ से बड़ी खबर आ रही है। बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या हो गई है। डेयरी में दूध देने गया था बुजुर्ग के पीठ में गोली मारी गई। भदौर थाना के बरवाने खंदा की घटना बताई जा रही है। नालंदा के गोविंदपुर का रहने वाला है मृतक। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। ये बड़ी खबर आपको बाढ़ से बता रहे हैं। बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या। डेयरी में दूध देने गया बुजुर्ग के पीठ में गोली मारी गई। तो बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बाढ़ से, जहां डेयरी में दूध देने के लिए बुजुर्ग पहुंचा था और उसके पीठ पर गोली मार दी गई। भदौर थाना के बरवाने खंदा की घटना बताई जा रही है। और देखिए, लखनऊ अग्निकांड के बाद एक्शन में पटना में अग्निशमन विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। 80 कोचिंग संस्थानों को नोटिस भेजा गया। 163 कोचिंग संस्थान ऑडिट किए गए। फायर सेफ्टी नियमों में अनदेखी पर नोटिस भेजा गया है। जल्द एसओपी के तहत सिस्टम ठीक करने का नोटिस दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पटना के 80 कोचिंग संस्थानों को नोटिस दिया गया है। आपको बता दें कि लखनऊ में हुए अग्निकांड के बाद से लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। खान ग्लोबल स्टडीज पर भी शिकंजा कसा गया, जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि अगले 10 दिन में अगर किसी भी तरह की कोई कमी नजर आती है तो उसमें तब्दीली की जाए, बदलाव किया जाए। और इसी बीच 80 अन्य कोचिंग संस्थानों पर भी एक्शन लिया गया है। और देखिए, इस खबर को लेकर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। पटना फायर सर्विसेज रितेश कुमार पांडे कमांडेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या मानक हैं जिसका पालन कोचिंग संस्थानों की तरफ से नहीं किया जा रहा है और जिसके लिए आप लोग ये अभियान चला रहे हैं? जैसा कि हमारे डीजी महोदया के निर्देश के आलोक में हम लोग एक स्पेशल ड्राइव अभी चलाए हुए हैं कोचिंग सेंटर्स को लेकर। तो सामान्य रूप से जो हम लोग की फाइंडिंग मिल रही है कि जो बच्चों की ऑक्यूपेंसी के हिसाब से फायर सेफ्टी की व्यवस्था होनी चाहिए वो वहाँ पे हम लोग को मौके पे नहीं मिल पा रही है। जैसे आपातकालीन निकास की जो एक स्टैंडर्ड्स होते हैं जिस तरीके के, वो वहाँ पे मौके पे नहीं मिल रहे हैं। मिनिमम फायर फाइटिंग की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो हम लोगों को मौके पे नहीं मिल रही है। साथ ही साथ हम लोग जिन लोगों ने पहले से फायर सेफ्टी की व्यवस्था कर रखी है उसकी क्रियाशीलता की भी जांच हम लोग इस समय कर रहे हैं। उसमें भी हम लोगों को कुछ कमियां मिल रही हैं, जिसके लिए उनको हम लोग तत्काल उसको एक्टिव करने के लिए नोटिस दे रहे हैं। जी, इसके अलावा हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये नोटिस कितने दिनों का हो रहा है? अलग अलग कोचिंग संस्थान के लिए क्या नोटिस का पीरियड बदला हुआ है और इसके अंतर्गत उन्हें क्या करना होगा, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, नोटिस की एक प्रक्रिया है हमारे नियमावली के तहत। सबसे पहले उनको हम लोग एक सुझाव देते हैं। अगर फर्स्ट टाइम अगर हम उनकी जांच कर रहे हैं तो उनको हम लोग एक सुझाव देते हैं और 10 से 15 दिनों का समय देते हैं। ये डिपेंड करता है कि उनको किस तरह के काम करवाने हैं। अगर कोई स्ट्रक्चरल कोई काम कराना है तो हम लोग 15 दिन तक का समय देते हैं, और अगर कोई उनको केवल इक्विपमेंट का काम कराना है तो हम लोग 10 दिन तक का समय देते हैं। ये पहले स्टेज की प्रक्रिया होती है। इसके बाद 2 स्टेज और होते हैं जिसमें उसमें हम लोग उनको 15 दिन बाद एक नोटिस देते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर वो दिए गए सारे सुझाव का अनुपालन कर लें, और उसके बाद एक लास्ट नोटिस हम लोग देते हैं कि क्यों नहीं आपके भवन को खाली या सील कर दिया जाए। तो ये 3 प्रक्रिया होती है। उनको इस तरह से टोटल एक तरीके से 25 दिन का लगभग समय मिल जाता है, 25 से 30 दिन का समय। अगर इस 25 से 30 दिन के समय के अंतर्गत वो कार्रवाई नहीं करते हैं, अग्नि सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध नहीं करते हैं, तो उनके विरुद्ध जो वैधानिक कार्रवाई है, जैसे भवन को असुरक्षित घोषित करना, भवन को खाली कराना और उसके बाद सील करना, ये सारी कार्रवाई। रितेश जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या नोटिस पीरियड के दौरान कोचिंग का संचालन किया जा सकता है या नहीं? सामान्य तौर पर अगर गंभीर श्रेणी में वो भवन है तो वो कोचिंग सेंटर को संचालन नहीं किया जा सकता है। जैसे कि अगर उनके पास आपातकालीन निकास की कोई व्यवस्था नहीं है, मिनिमम फायर फाइटिंग सिस्टम की कोई व्यवस्था नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उनको अपने कोचिंग संस्थान का संचालन नहीं किया जाना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया रितेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और लखनऊ अग्निकांड के बाद देखिए, ये बिहार में पटना में भी बड़ा एक्शन लगातार जारी है। एसओपी के तहत सिस्टम ठीक करने का नोटिस दिया जा रहा है और ये नोटिस अलग अलग कोचिंग संस्थानों को दिया जा चुका है, जिसके अंतर्गत आगे की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
पटना से बड़ी खबर आ रही है। फैजल खान और रोशन आनंद विवाद से जुड़ा हुआ मामला। रोशन आनंद के सहयोगी अभिषेक और गौरव को जमानत मिल गई है। पटना सिविल कोर्ट से जमानत मिली है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना जो आरोप इन लोगों पर लगे थे वो बिल्कुल निराधार हैं। रोशन आनंद को पहले ही बेल मिल चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पटना से रोशन के 2 सहयोगियों को जमानत मिल गई। जो है राघव हमारे साथ मौजूद हैं। राघव जी, रोशन आनंद के जो कर्मी हैं, 2 सहकर्मी, उनको बेल मिली है? जी, बेल मिल गई है आज, और हम लोग अब बेल बॉन्ड का प्रक्रिया करेंगे और बहुत जल्द वो रिलीज हो जाएंगे। किस ग्राउंड पे बेल मिली है? कोर्ट ने क्या? 109 का सेक्शन नहीं बनता है। नो क्रिमिनल इंसिडेंट, इस पे कोई क्रिमिनल केस नहीं है। ये सब ग्राउंड को भी देखते हुए बेल मिल गया। लेकिन जो दूसरा पक्ष था वो तर्क क्या दिया है? स्टेट की तरफ से सरकारी पीपी साहब थे। और देखिए, एनसीईआरटी ने क्लास 9वीं के लिए नई सोशल साइंस की किताब अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 1 जारी कर दिया है, जिसमें पहली बार 1975 में लागू आपातकाल को इस पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इस अध्याय में 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर लगाए गए इमरजेंसी को भारतीय लोकतंत्र का सबसे विवादास्पद दौर बताया गया है। किताब में छात्रों को यह समझाया जाएगा कि आपातकाल यानी कि इमरजेंसी क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। साथ ही जेपी आंदोलन, बढ़ती महंगाई, राजनीतिक अस्थिरता और विपक्षी आंदोलन को इसके प्रमुख कारणों के रूप में शामिल किया गया है। इस चैप्टर में इलाहाबाद फैसले का भी उल्लेख है, जिसमें इंदिरा गांधी का चुनाव अमान्य घोषित किया गया था। इसके अलावा जनवरी 1977 में चुनाव कराने की घोषणा, मार्च 1977 में आपातकाल समाप्त होने की जानकारी भी इस चैप्टर में दी गई है। 9वीं की किताब में इमरजेंसी का नया अध्याय जुड़ चुका है और अब छात्रों को इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। और कक्षा 9 के सोशल साइंस के सिलेबस में यह बदलाव किया गया है। 9वीं की किताब में इमरजेंसी पर यह नया अध्याय जुड़ा है और इससे बच्चों को पूरी जानकारी मिले। आपातकाल क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, क्यों लगता है और उस दौरान जब लगाया गया था तो क्या कुछ हुआ था, इसकी पूरी जानकारी इस नए अध्याय में दी जाएगी। देश में 1975 में आज ही के दिन आपातकाल लगा था और ऐसे में पीएम मोदी ने भी उस काले दिन को याद किया है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि संविधान हत्या दिवस आज हमें उस काले दौर की याद दिलाता है जब भारतीय लोकतंत्र को बुरी तरह से कुचला गया था। यह हमें लोकतंत्र, संविधान और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहने का प्रेरित करता है। आपातकाल का विरोध करने वाली सभी विभूतियों को सआदर नमन है। पीएम मोदी ने इसके साथ ही एक श्लोक भी साझा किया है। और देखिए, इमरजेंसी के 51 साल पूरे होने पर पटना में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा शामिल होंगे। वहीं दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आपातकाल को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। गिरिराज सिंह ने कहा कि इंदिरा गांधी ने अपने हित के लिए लोकतंत्र को कुचलने का काम किया। आज उनके नाती पोते कांग्रेस वाले नकली संविधान लेकर घूम रहे, उन्हें देश से क्षमा मांगनी चाहिए। पूरे भारत में जन जन में आज जो काला अध्याय 25 जून 75 को जो इंदिरा जी ने अपने हित के लिए एक तानाशाह बनकर के जिस ढंग से लोकतंत्र को कुचलने का काम किया, बाबा साहेब के संविधान को कुचलने का काम किया, आज उनके नाती पोता कांग्रेस नकली संविधान लेकर के घूम रहे हैं। क्षमा मांगनी चाहिए देश से। और मैं धन्यवाद दूंगा एनसीईआरटी को, जिन्होंने बच्चों में ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई थी, इमरजेंसी से देश को मुक्त करना 47 की लड़ाई से ज़्यादा भयंकर था, क्रूर, क्योंकि 47 तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, ये तो एक परिवार ने सत्ता को कब्जा किया था। इसलिए एनसीईआरटी ने जो किताब में बच्चों को 9th के लाया है, ये धन्यवाद योग्य है। धन्यवाद इसलिए है, ये काला अध्याय आने वाली संतति को जानना जरूरी है।
संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने का आरोप राहुल गांधी लगाते हैं मोदी सरकार के ऊपर। वही तो कह रहा हूं, या तो अबोध हैं या अहंकारी हैं, जो लगता है कि मेरी दादी ने जो किया सच किया। आज अगर थोड़ा सा भी ज्ञान हो, थोड़ा सा भी लोकतंत्र के प्रति संवेदना हो, तो नकली संविधान की किताब के बदले भरे संविधान की सभा, संविधान ने जो हमें एक तरह मंदिर बनाया है, लोकतंत्र का मंदिर, वहां माफी मांगना चाहिए। और अब बात करते हैं टेंडर घोटाले की। टेंडर घोटाले में स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने 4000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है और इस चार्जशीट में मास्टरमाइंड ऋषुश्री के साथ कई सफेदपोश चेहरे शामिल हैं। टेंडर में दलाली का ये खेल कैसे खेला गया और इससे पर्दा भी उठ गया है, इस रिपोर्ट को देखिए। टेंडर घोटाले में एसवीयू का बड़ा एक्शन, 4000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल, ऋषुश्री समेत कई सफेदपोश चेहरे आरोपी। भ्रष्टाचार और दलाली के मास्टरमाइंड ऋषुश्री की काली कमाई की सच्चाई सामने आ गई है। ऋषुश्री टेंडर घोटाले में एसवीयू ने 4000 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल कर दिया। इस टेंडर घोटाले में ऋषुश्री के साथ बड़े चेहरों को आरोपी बनाया गया है। ऋषुश्री के साथ आईएएस संजीव हंस, मुमुक्षु चौधरी, तारिणी दास, उमेश कुमार सिंह, संतोष कुमार और पवन कुमार को भी आरोपी बनाया गया। ऋषुश्री मेसर्स रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, इसमें दूसरे नामजद अभियुक्त हैं संजीव हंस, तत्कालीन सचिव जल संसाधन विभाग बिहार सरकार। संतोष कुमार ये निदेशक हैं मातृस्वा कंस्ट्रक्शन कंपनी के। ऋषुश्री के एक अन्य सहयोगी पवन कुमार ये भी निदेशक हैं मेसर्स मातृस्वा इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के। और इसमें बिहार सरकार के अन्य अज्ञात सरकारी अधिकारियों पर को भी अभियुक्त बनाया गया है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट का साफ कहना है कि टेंडर में अधिकारियों की मदद और कमीशन के खेल के जरिए करोड़ों के वारे न्यारे किए गए। ऋषुश्री अपनी फेवरेट कंपनी को टेंडर दिलवाते थे और इसके बदले में 7 से 10% रिश्वत के रूप में लेते थे। इसमें से 2 से 3% अधिकारियों को दिया जाता था। ऋषुश्री के मोबाइल से सारे सबूत मिले हैं। टेंडर मैनेज करने के इस खेल में ऋषुश्री ने 7 से 8 साल में अकूत संपत्ति बनाई है। उन कंपनियों को उनका अपना रास्ता था वरीय पदाधिकारियों के साथ, उसका उपयोग करते हुए उन कंपनियों को टेंडर दिलवाने में मदद कर देते थे और उसके एवज में 7 से 10% का वो कमीशन लेते थे और ये कमीशन जो है रिश्वत के रूप में वरीय और अन्य पदाधिकारियों को देते थे। साथ में अपनी कंपनी को जब काम प्रारंभ हो जाता था तो उसके बाद अपनी कंपनी को उस बड़े कंपनी के साथ जोड़ के सबलेटिंग करके अपनी इनकी कंपनियां काम करने लगती थी। ऋषुश्री ने टेंडर मैनेज कर खूब दलाली कमाई। टेंडर घोटाले में एसवीयू ने कई खुलासे किए। ऋषुश्री के ठिकाने पर छापेमारी में 53 करोड़ कैश, 2.5 करोड़ के जेवरात और महंगी गाड़ियां जब्त की गईं। ऋषुश्री ने 7 साल में 12 बार विदेश दौरा किया। ऋषुश्री ने यह भी कबूल किया कि तारिणी दास और मुमुक्षु चौधरी भी उसकी मदद करते थे। ऋषु के करीबी पवन कुमार और संतोष कुमार के खिलाफ भी एसवीयू को सबूत मिले हैं। मुमुक्षु चौधरी के पास से 2.5 करोड़ की राशि मिली थी। सीतामढ़ी में मुमुक्षु चौधरी ने अपने कार्यकाल में सभी टेंडर मैनेज किया। मुख्य अभियंता तारिणी दास के पास से 8.5 करोड़ कैश मिला था। तारिणी अपने कार्यकाल में 10 टेंडर ऋषुश्री को दिलवाने में मदद कर चुका था। अब एसवीयू ने इस पूरे मामले में 4000 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। टेंडर में दलाली और सरकारी अधिकारियों को कमीशन के जरिए मैनेज करने के खेल में ऋषुश्री माहिर था। सिस्टम में उसने भीतर तक सेंधमारी कर ली थी। एसवीयू के चार्जशीट से साफ हो गया है कि ऋषुश्री की भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी थी। ऋषुश्री का नेटवर्क और कनेक्शन कितना तगड़ा था। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट।
ईओयू की टीम ने काली कमाई की एक और धन कुबेर पर शिकंजा कस दिया। भवन निर्माण विभाग के घूसखोर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पवन कुमार के 6 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी हुई है। इस छापेमारी में गहने और जेवरात के साथ कैश भी जब्त हुए हैं। इस स्पेशल रिपोर्ट को आप देखिए। ये तस्वीरें हैं पटना के यमुना निवास अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर B305 की, जहां भवन निर्माण विभाग के घुसखोर इंजीनियर पवन कुमार की काली कमाई से पर्दा उठ रहा है। ईओयू की टीम पवन कुमार के फ्लैट के चप्पे चप्पे को खंगाल रही है। गहने, जेवरात, कैश, दस्तावेज, एक एक चीज की गहन जांच चल रही है। फ्लैट से ईओयू सोने चांदी के बर्तन और जेवरात का हिसाब लगा रही है। ईओयू को जब घूसखोर इंजीनियर की काली कमाई का पता चला तो टीम ने एक साथ पटना, नोएडा और दिल्ली में पवन के ठिकानों पर धावा बोल दिया। भवन निर्माण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की संपत्ति जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पटना में घूसखोर इंजीनियर का 3 करोड़ का फ्लैट है। यही नहीं, भागलपुर के आनंदगढ़ कॉलोनी में इंजीनियर का मकान है। नोएडा सेक्टर 75 में फ्लैट है। नोएडा में ही एक और आवासीय ठिकाना है। नई दिल्ली के द्वारका सेक्टर 10 में भी फ्लैट है। इंजीनियर पवन कुमार के नोएडा ठिकाने पर भी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। सेक्टर 75 मैक्स ब्लिस व्हाइट सोसाइटी में सर्च अभियान में बॉन्ड, रजिस्ट्री, डिजिटल एविडेंस, केस से जुड़े कई अहम दस्तावेजों और वित्तीय लेन देन से जुड़े कागजातों की जांच पड़ताल की गई। इंजीनियर पवन कुमार के पास आय से ज्यादा 103.94% अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। बड़ा सवाल है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने ये संपत्ति कैसे बनाई? क्या इस काली कमाई में और भी साझीदार हैं? न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। और इस बीच पवन कुमार के ठिकानों पर छापेमारी से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आय से 103.94% अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगे हैं। पटना, भागलपुर, नोएडा समेत कई ठिकानों पर तलाशी ली गई है। देर शाम तक जारी रही छापेमारी की कार्रवाई। जांच में 13 भूखंड, फ्लैट और मकान के कागजात बरामद किए गए। पत्नी और बेटों के नाम पर करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। पटना, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में संपत्ति खरीद के दस्तावेज मिले हैं। श्री कृष्णापुरी फ्लैट से 5,15,000 रुपए नगद बरामद किए गए। तलाशी में 39 लाख के आभूषण मिले हैं। 18 बैंक खाते और पीपीएफ में करीबन 90 लाख रुपए जमा मिले हैं। कई बीमा पॉलिसी और निवेश के कागजात बरामद हुए हैं। बच्चों की पढ़ाई और विदेश यात्रा पर खर्च की भी जांच जारी है। और देखिए, बाढ़ रेलवे स्टेशन पर एक हैरान कर देने वाली तस्वीर देखने को मिली है। भीषण गर्मी, शादी, विवाह, लगन और विभिन्न परीक्षाओं की वजह से ट्रेन में भारी भीड़ नजर आ रही है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यात्रियों को ट्रेन में पैर रखने तक की जगह नहीं मिल रही है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। भीड़ इतनी ज्यादा है कि कई यात्री रेलवे नियमों का उल्लंघन करते हुए ट्रैक पार कर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाते नजर आए। ट्रेन खुलने के बाद भी बड़ी संख्या में यात्री चढ़ने की कोशिश करते रहे और कई यात्री जान जोखिम में डालकर ट्रेन के दरवाजे और पायदान पर लटक कर यात्रा करने को विवश थे। इस बीच मोतिहारी से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां 2 फर्जी अस्पताल सील हो गए हैं। लाल गोपाल क्लिनिक और संजीवनी चाइल्ड केयर को सील किया गया। एसडीएम ने बताया कि प्रशासन को सूचना मिली थी कि व्यापार मंडल स्थित एक भवन से बच्चे के रोने की आवाज आ रही है और सूचना के सत्यापन के लिए जब टीम वहां पर पहुंची तो बच्चे की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन ताला बाहर से बंद था। और इसके बाद टीम ने ताला तोड़कर जब अंदर वो गए तो एक नवजात वार्मर पर रखा हुआ मिला, लेकिन वहां पर किसी भी डॉक्टर या किसी भी स्वास्थ्य कर्मी की मौजूदगी नहीं थी। जांच के दौरान अस्पताल परिसर में लाल गोपाल क्लिनिक का प्रिस्क्रिप्शन बरामद हुआ, जिस पर डॉक्टर पी कुमार और के पाठक का नाम लिखा हुआ था। हालांकि बच्चे के परिजनों ने कहा कि इन डॉक्टर्स से उनका कोई संपर्क नहीं हुआ था। परिजनों ने सुजीत कुमार नाम के व्यक्ति पर अस्पताल संचालन का आरोप लगाया, जो पहले भी अवैध अल्ट्रासाउंड संचालन किया करता था। इस मामले में जेल भी जा चुका है और इसी क्रम में प्रशासन ने पुराना बाईपास स्थित संजीवनी चाइल्ड केयर की भी जांच की, जहां बिना चिकित्सक और कर्मियों की मौजूदगी के 4 बच्चों को नीकू वार्ड में रखा गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।